क्या आपने कभी सोचा है कि जापान जैसे देश में जहां की ट्रेनें 1 सेकंड की देरी बर्दाश्त नहीं करती, वहां के लोग अंदर से इतने काम और बैलेंस्ड कैसे रहते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शोर ही सफलता का पैमाना बन गया है। हम जितना ज्यादा चिल्लाते हैं, जितना ज्यादा भागते हैं और जितना ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी चमक दिखाते हैं, हमें लगता है हम उतने ही कामयाब हैं। लेकिन इस अंधी दौड़ में हम एक चीज खो देते हैं, खुद को। जापान हमें सिखाता है कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि उस खामोशी में है जो केओस के बीच भी आपको टूटने नहीं देती। इसे ही जापानी लोग नगोमी कहते हैं। नगोमी कोई जादुई चिराग नहीं है जिसे रगड़ते ही आपकी मुश्किलें गायब हो जाएंगी। ये तो एक इनविजिबल थ्रेड की तरह है जो आपकी जिंदगी के बिखरे हुए मोतियों को, जैसे आपके रिश्ते, आपका करियर, आपकी सेहत और आपके तनाव को एक धागे में पिरोकर एक खूबसूरत माला बना देता है। जापानी न्यूरोसाइंटिस्ट केन मोगी कहते हैं कि नगोमी का मतलब सिर्फ शांति नहीं है, बल्कि विरोधाभासों के बीच संतुलन है। इसका मतलब है कि आप दुखी होते हुए भी उम्मीद रख सकते हैं और नाकामयाब होकर भी गरिमा के साथ खड़े रह सकते हैं। ये लाइफ को एक बैटल ग्राउंड की तरह नहीं, बल्कि एक फ्लोइंग रिवर की तरह देखने का नजरिया है। आज की हाई स्पीड डिजिटल लाइफ में हम सब बर्नआउट की कगार पर खड़े हैं। हमें सिखाया गया है कि मोर इज बेटर, ज्यादा पैसा, ज्यादा स्टेटस, ज्यादा फॉलोअर्स। लेकिन नगोमी धीरे से हमारे कान में कहता है, बैलेंस इज बेटर। क्या फायदा उस जीत का जिसके लिए आपको अपनी रातों की नींद और मन का चैन बेचना पड़े? ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कैसे अपनी इम्परफेक्शंस यानी कमियों को गले लगाया जाए। जैसे जापान की प्रसिद्ध किन्सुगी कला में टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है, वैसे ही नगोमी हमें अपनी जिंदगी के जख्मों को छिपाना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा बनाना सिखाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, हम उन 6 गेम चेंजिंग प्रिंसिपल्स की गहराई में उतरेंगे जो आपकी डेली रूटीन को एक मेडिटेशन में बदल सकते हैं। हम समझेंगे कि जापानी लोग बिना बर्नआउट हुए घंटों काम कैसे कर लेते हैं और कैसे वो छोटी छोटी चीजों में, जैसे एक कप चाय या ढलते हुए सूरज में, वो सुकून ढूंढ लेते हैं जिसे हम बड़े बड़े वेकेशंस में भी नहीं ढूंढ पाते। अगर आप भी उस भीतरी खालीपन से थक चुके हैं जिसे महंगी चीजें भी नहीं भर पा रही हैं, तो यकीन मानिए द वे ऑफ नगोमी आपके लिए सिर्फ एक सीख नहीं, बल्कि एक लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। पहला अध्याय, विविधता में एकता। जब अलग अलग लहरें बनती हैं, एक गहरा समंदर। जरा सोचिए, एक ऐसा गार्डन जहां हर फूल का रंग अलग हो, खुशबू निराली हो और आकार अनोखा हो। अगर सब एक जैसे होते तो क्या वो मंजर इतना जादुई होता? शायद नहीं। यही नागोमी का असली मंत्र है, विविधता यानी डाइवर्सिटी को सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना। लेखक केन मोगी हमें जापानी समाज के उस गुप्त फॉर्मूले से रूबरू कराते हैं जहां मतभेद यानी डिफरेंसेस टकराव की वजह नहीं बनते, बल्कि एक बेहद खूबसूरत हार्मनी का आधार बनते हैं। जापान में एक मशहूर कहावत है, 10 लोग 10 रंग। ये महज शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीने का एक सलीका है। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे एक इंद्रधनुष को मुकम्मल होने के लिए 7 अलग रंगों की जरूरत होती है, वैसे ही एक समाज को भी अलग अलग सोच की दरकार होती है। मोगी यहाँ उस जापानी हुनर की बात करते हैं जो अलग अलग विचारधाराओं को ऐसे जोड़ता है जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग वाद्य यंत्र मिलकर एक रूहानी धुन छेड़ देते हैं। यहाँ संघर्ष को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उसे एक नया मोड़ देकर शांति में बदल दिया जाता है। इसे समझने के लिए टी सेरेमनी यानी चाय समारोह से बेहतर उदाहरण क्या होगा। वहां हर मेहमान की अपनी पसंद और शख्सियत का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अंत में सब एक ही शांतिपूर्ण अनुभव का हिस्सा बनते हैं। ये एक ऐसा बैलेंस है जहां आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी सुरक्षित रहती है और कलेक्टिव वेलबींग भी फीकी नहीं पड़ती। ये कुछ ऐसा ही है जैसे किसी ग्लोबल क्विजीन में अलग अलग मसालों का अपना स्वाद बना रहता है, लेकिन मिलकर वे एक जायकेदार डिश तैयार करते हैं। ये अध्याय हमें गहराई से समझाता है कि असली एकता एक जैसा होने में नहीं, बल्कि विविधता के जश्न में है। जब हम दूसरों को सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि और उनके नजरिए की कद्र करते हैं, तब हम एक ऐसा समाज बुनते हैं जो अटूट और समृद्ध होता है। असल में अपनी अलग पहचान को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ घुल मिल जाना ही नागोमी की सच्ची कला है। ये हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे का कॉपी पेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी मौलिकता के साथ एक दूसरे का पूरक बनना है। अध्याय 2, छोटी चीजों का जादू, जीवन के अनमोल पल। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर अपने खुशियों को शर्तों की बेड़ियों में बांध देते हैं? जब मेरा प्रमोशन होगा तब मैं खुश होऊंगा,
या जब वो लग्जरी कार मेरे गैरेज में होगी तब जिंदगी सफल मानी जाएगी। लेकिन जापानी दर्शन नागोमी हमें एक बेहद सुकून भरी हकीकत से रूबरू कराता है। ये दर्शन कहता है कि असली खुशी किसी पहाड़ की चोटी पर रखा कोई इनाम नहीं है, बल्कि वो तो उस रास्ते में बिखरे हुए छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों और फूलों में छिपी है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मोगी हमें समझाते हैं कि जीवन की सार्थकता ग्रैंड अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि उन सिंपल मोमेंट्स में है जो हमारे दिल को बिना किसी शोर के छू जाते हैं। कल्पना कीजिए सर्दी की उस सुबह की, जब सूरज की पहली किरण आपकी खिड़की से छनकर आती है और आपके हाथ में मौजूद टी कप की भाप आपके चेहरे को एक मखमली एहसास देती है। बगीचे की घास पर जमी ओस की वो बूंदें जो सूरज की रोशनी पड़ते ही डायमंड्स की तरह चमकने लगती हैं, क्या वो किसी महंगे गहने से कम है? या फिर किसी पुराने दोस्त के साथ वो कंफर्टेबल साइलेंस जहां कुछ न कहकर भी सब कुछ कह दिया जाता है? ये पल दिखने में साधारण यानी ऑर्डिनरी हो सकते हैं, लेकिन इनकी गहराई एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। यही वो जादुई लम्हे हैं जो हमारी रूह को सुकून देते हैं और हमें ये महसूस कराते हैं कि हम वाकई जी रहे हैं। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां हर कोई इंस्टाग्राम वर्दी पलों की तलाश में भाग रहा है, हम अक्सर वैलिडेशन के पीछे असली आनंद को खो देते हैं। हम फोटो खींचने में इतने मशगूल हैं कि उस पल की खुशबू को महसूस करना ही भूल जाते हैं। नागोमी का ये नजरिया आज के दौर में किसी साइलेंट रेवोल्यूशन से कम नहीं है। ये हमें सिखाता है कि जीवन कोई मैराथन नहीं है जिसे बस जीतना है, बल्कि ये तो हर कदम पर खिलने वाले फूलों को महसूस करने की एक धीमी और खूबसूरत यात्रा है। जब आप छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया आपकी प्लेग्राउंड बन जाती है। तीसरा अध्याय, एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस। जीवन की लहरों के साथ बहना सीखिए। कल्पना कीजिए कि आप एक तेज बहाव वाली नदी के बीचों बीच खड़े हैं और पूरी ताकत लगाकर पानी की धारा को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा? बस थकावट, झुंझलाहट और अंत में हार। असल जिंदगी में भी हम यही करते हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम परिस्थितियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। केन मोगी इस अध्याय में नागोमी के उस जादुई मंत्र को उजागर करते हैं जो हमें सिखाता है कि असली ताकत विरोध करने में नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति में है। जापानी दर्शन हमें यह खूबसूरत सच समझाता है कि जीवन कोई सीधी लकीर नहीं है जिसे आप स्केल से खींच सकें। ये तो समंदर की लहरों जैसा है जो कभी शांत होती हैं तो कभी बेकाबू। और यकीन मानिए, इस अनिश्चितता को गले लगाना ही मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। लेकिन रुकिए, कहीं आप एक्सेप्टेंस को हार मान लेना या पैसिव होना तो नहीं समझ रहे? अगर ऐसा है तो यहाँ एक ट्विस्ट है। मोगी स्पष्ट करते हैं कि स्वीकृति का मतलब घुटने टेकना नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर स्किल है। ये उस स्किल्ड सेलर की तरह है जो जानता है कि वो तूफान को रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी नाव के पाल को हवा के रुख के हिसाब से मोड़ जरूर सकता है। ये परिस्थितियों की वास्तविकता को एक्नॉलेज करने का साहस है, ताकि आप अपनी ऊर्जा लड़ने में नहीं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ने में लगा सकें। जब आप ऐसा क्यों हुआ के बजाय अब यहां से क्या करना है पर ध्यान देते हैं, तो आप संघर्ष से निकलकर समाधान की ओर बढ़ जाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन है। सोचिए, तूफान में अक्सर वो बड़े और कड़े पेड़ उखड़ जाते हैं जो झुकना नहीं जानते, जबकि लचीली घास झुककर तूफान को गुजर जाने देती है और फिर से मुस्कुराती हुई खड़ी हो जाती है। जीवन की अप्रत्याशित चुनौतियों के सामने यही रेजिलियंस हमें टूटने से बचाती है। मोगी कई ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं जो हमें रोजमर्रा की लाइफ में ज्यादा अडेप्टेबल बनना सिखाती हैं। जब आप रेजिस्टेंस का बोझ उतारकर एक्सेप्टेंस का हाथ थामते हैं तो जिंदगी एक बोझिल जंग नहीं बल्कि एक रिदमिक डांस बन जाती है। याद रखिए, लहरों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सर्फिंग करना सीखा जा सकता है। अध्याय 4, सामाजिक सामंजस्य। जब आई और वी मिलकर बनाते हैं एक मास्टरपीस। ये अध्याय उस फाइन आर्ट को उजागर करता है जहां समाज और व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि एक दूसरे के सोलमेट्स बन जाते हैं। जापानी संस्कृति में नागोमी का सबसे जादुई पहलू यही है, सामूहिक हित को व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखना। लेकिन रुकिए, मोगी यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि ये व्यक्तिगत पहचान को कुचलने की कहानी नहीं है। असल में ये तो उस जीवंत ब्रीदिंग बैलेंस को तलाशने की यात्रा है जहां न तो व्यक्ति की आवाज खोती है और न ही समाज का ढांचा बिखरता है। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां आप भीड़ का हिस्सा होकर भी अपनी चमक बरकरार रख सकें। कितना अद्भुत है ना? मोगी वाह हार्मनी की उस प्राचीन अवधारणा को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में पिरोते हैं, जो एक अदृश्य धागे की तरह पूरे जापान को जोड़कर रखती है।
ये सामंजस्य ठीक वैसा ही है जैसा एक ऑर्केस्ट्रा में होता है, जहां वायलिन अपनी मिठास नहीं छोड़ता और सेलो अपनी गहराई, फिर भी सब मिलकर एक ऐसी धुन छेड़ते हैं जो अकेले मुमकिन नहीं थी। आज के इस हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक दौर में, जहां हर कोई अपनी दीवार ऊंची करने में लगा है, ये अध्याय हमारे सामने एक गहरा आईना रखता है। ये हमसे कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछता है, क्या हम फ्रीडम के नाम पर सिर्फ लोनलीनेस तो नहीं इकट्ठा कर रहे? क्या हम खुद को खोजने की चाह में अपनों को ही तो नहीं खो रहे? मोगी यहाँ एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, सच्ची खुशी अकेले मी में नहीं, बल्कि एक संतुलित अस के बीच रहने वाले ऑथेंटिक मी में है। असली आजादी दूसरों से कटकर एक टापू बन जाने में नहीं है, बल्कि रिश्तों के समंदर में तैरते हुए अपनी लहर को पहचानना है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम दूसरों के लिए थोड़ी जगह छोड़ते हैं, तो ब्रह्मांड हमारे लिए खुशियों के नए दरवाजे खोल देता है। आखिर एक अकेला सुर शोर हो सकता है, लेकिन मिलकर गाया गया गीत हमेशा एक सिम्फनी कहलाता है। 5वां अध्याय, प्रकृति के साथ संबंध, जब धरती खुद बन जाए गुरु। आज की भागदौड़ भरी मॉडर्न लाइफ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेखक इस अध्याय में एक ऐसे गहरे सच से पर्दा उठाते हैं जिसे हम कंक्रीट के जंगलों में कहीं खो चुके हैं। हार्मनी विद नेचर। जापानी जीवन दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे फतह करना है, और ना ही ये कोई रिसोर्स है जिसे सिर्फ अपने फायदे के लिए निचोड़ लिया जाए। असल में प्रकृति एक साइलेंट टीचर है। जापानी लोग पहाड़ों का सीना चीरकर सीधी सड़कें बनाने के बजाय उनके घुमावों के साथ चलने वाली राहें चुनते हैं। ये महज इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि प्रकृति की इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस के प्रति उनका गहरा सम्मान है। वे जानते हैं कि जब आप प्रकृति के सामने झुकते हैं तो वो आपके लिए सुंदरता के नए द्वार खोल देती है। नगोमी के दर्शन का सबसे खूबसूरत पहलू है मौसमों के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन। जापान में चेरी ब्लॉसम्स का खिलना सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि एक उत्सव है, जैसे किसी बिछड़े हुए पुराने दोस्त की वापसी हो। हर गिरती हुई पत्ती और हर खिलता हुआ फूल हमें सिखाता है कि बदलाव ही जीवन का एकमात्र सत्य है। केन मोगी बड़ी सादगी से समझाते हैं कि यह दृष्टिकोण सिर्फ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं है, ये सीधे हमारे मेंटल हेल्थ और इनर पीस से जुड़ा है। जब हम एयर कंडीशनड कमरों से बाहर निकलकर ठंडी हवा की लय और चिड़ियों के चहचहाने के साथ अपनी सांसें मिलाते हैं, तो हम उस एटर्नल सिम्फनी का हिस्सा बन जाते हैं जो सदियों से इस कायनात में गूंज रही है। सच तो ये है कि असली प्रोग्रेस वो नहीं जो हमें कुदरत से दूर ले जाए, बल्कि वो है जो हमें वापस मिट्टी की खुशबू से जोड़ दे। ये अध्याय हमें एक कड़वा मगर जरूरी सबक सिखाता है। इंसान तभी फल फूल सकता है जब वो धरती को अपना प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि अपना सोलमेट मान ले। जब हम प्रकृति की लय को समझ लेते हैं तो हमारी जिंदगी का शोर अपने आप एक मधुर संगीत में बदल जाता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जब इंसान के पास कहने को कुछ नहीं होता तो उसे सिर्फ खामोशी से एक पेड़ के नीचे बैठ जाना चाहिए। वहां धरती खुद आपसे बात करने लगती है। अध्याय 6, वर्क लाइफ बैलेंस, जब काम बोझ नहीं एक खूबसूरत रिदम बन जाए। अक्सर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक वॉर जोन समझ लेते हैं, जहां हर दिन बस जीतना जरूरी है। लेकिन नागोमी का दर्शन हमें एक अलग चश्मा पहनाता है। जापानी संस्कृति में काम, वर्क सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं, बल्कि एक आर्ट फॉर्म है जिसे वे अपनी पूरी आत्मा झोंक कर निखारते हैं। पर मोगी यहाँ एक बहुत ही डीप सवाल पूछते हैं, अगर आप अपनी सफलता की ऊंची इमारत खड़ी करने में अपनी हंसी और सुकून ही खो दें, तो क्या वो जीत वाकई जीत है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि सक्सेस की अंधी दौड़ में खुद को बर्नआउट करना बहादुरी नहीं, बल्कि नासमझी है। जैसे शरीर को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सटीक बैलेंस चाहिए, वैसे ही एक खुशहाल इंसान को काम और आराम का तालमेल चाहिए। मोगी बड़ी बेबाकी से दो खतरनाक छोरों की बात करते हैं। एक तरफ है जापान का डरावना शब्द करोशी, काम के बोझ से मौत, जो दिखाता है कि जुनून जब पागलपन बन जाए तो जानलेवा हो सकता है। दूसरी तरफ है वो आलस का दलदल, जहां इंसान अपनी क्रिएटिविटी खो देता है। असली जादू इन दोनों के बीच के स्वीट स्पॉट में है। इसे आप एक तबला प्लेयर की तरह समझ सकते हैं। उसके दोनों हाथ अलग अलग ताल बजाते हैं, लेकिन जब वे मिलते हैं तभी एक रूहानी संगीत पैदा होता है। आपका काम और आपकी पर्सनल लाइफ भी वही दो हाथ हैं। इन्हें अलग मत लड़ाइए, इन्हें एक साथ बजने दीजिए। इस संतुलन को पाने के लिए मोगी हमें कुछ प्रो टिप्स देते हैं जो आज के डिजिटल एज में संजीवनी की तरह हैं।
वे कहते हैं कि अपने दिन भर के शेड्यूल में माइंडफुल ब्रेक्स को वैसे ही शामिल करें जैसे खाने में नमक। अपनी वर्क लाइफ बाउंड्रीज को पत्थर की लकीर बनाइए। जब ऑफिस में हो तो पूरी तरह वहीं रहें और जब घर पर हो तो लैपटॉप को रेस्ट करने दें। याद रखिए, आपकी एनर्जी एक सीमित खजाना है। इसे हर जगह लुटाने के बजाय सही जगह इन्वेस्ट करना सीखें। अंत में यह अध्याय हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सच याद दिलाता है। जिंदगी कोई 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है जिसे बस झटके में जीतना है, बल्कि ये एक मैराथन है। और असली विजेता वो नहीं जो सबसे तेज भागे, बल्कि वो है जो आखिरी कदम तक अपनी मुस्कुराहट और मानसिक शांति को बरकरार रखे। अध्याय 7, देह का जुड़ाव और नागोमी का जादू। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ रिश्ते पुरानी शराब की तरह वक्त के साथ और भी कीमती और गहरे क्यों होते जाते हैं? जापानी संस्कृति में इसका जवाब किसी जादुई मंत्र में नहीं, बल्कि नागोमी के संतुलन में छिपा है। लेखक हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां रिश्ते सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक फाइन आर्ट है। यहाँ लोग दिलों के बीच एक ऐसा पुल बनाते हैं जो कभी टूटता नहीं। दरअसल जापानी लोग जानते हैं कि रिश्तों को टिकाऊ बनाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरी साधना और समझदारी की जरूरत होती है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात है ओमोई यारी का जिक्र। ये महज सहानुभूति नहीं है, बल्कि एक तरह की सुपर पावर है। सामने वाले के बिना कुछ कहे उसकी तकलीफ या उसकी खुशी को महसूस कर लेना। कल्पना कीजिए एक ऐसे रिश्ते की जहां आपकी खामोशी को भी सुना जाए। इसके साथ जुड़ता है एंड्रियो, जो हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर थोड़ा सा लगाम कैसे लगाया जाए। ये सेल्फ रेस्ट्रेंट रिश्तों में वो जरूरी स्पेस पैदा करता है जिससे घुटन नहीं बल्कि सुकून मिलता है। ये विनम्रता का वो गहना है जो बहस को संवाद में बदल देता है। लेखक के अनुसार रिश्तों में हार्मनी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस एफर्ट है। ये वैसा ही है जैसे किसी पौधे को रोज पानी देना। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो कुम्हला जाएगा। मोगी हमें समझाते हैं कि मतभेद का मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया है। जापानी दर्शन में टकराव को टालने की जगह उसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस की तरफ मोड़ने की कला सिखाई गई है। हर असहमति दरअसल एक खिड़की है जिससे झांककर आप अपने साथी के नजरिए को और बेहतर देख सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी डिजिटल दुनिया में जहां लोग लेफ्ट स्वाइप करने में देर नहीं लगाते, नागोमी की ये सीट हमें ठहरना और रिश्तों को संजोना सिखाती है। 8वां अध्याय, आत्मविकास और आत्मस्वीकृति, अपूर्णता में पूर्णता की खोज। जीवन की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक ये है कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम पहले से ही काफी अच्छे हैं। ये अध्याय नागोमी के उस गहरे दर्शन को उजागर करता है जो हमें एक क्रांतिकारी सत्य से परिचित कराता है। आत्म सुधार और आत्म स्वीकृति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोगी इस अध्याय में हमें दिखाते हैं कि कैसे जापानी दर्शन में वाबी साबी की अवधारणा, यानी अपूर्णता में सौंदर्य खोजना, हमारे व्यक्तिगत विकास की यात्रा को एक संघर्ष से एक सुंदर अनुभव में बदल सकती है। लेखक बड़ी बारीकी से समझाते हैं कि पश्चिमी संस्कृति में अक्सर सेल्फ इंप्रूवमेंट को एक एंडलेस रेस की तरह देखा जाता है, जहां फिनिश लाइन कभी नहीं आती। हम अपनी कमियों को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं जिन्हें हर कीमत पर मिटाना है। लेकिन जापानी दर्शन हमें एक नया नजरिया देता है। हमारी कमियां हमारी यूनिकनेस का हिस्सा है, वे हमें इंसान बनाती हैं। ये दृष्टिकोण हमें परफेक्शन के उस टॉक्सिक परस्यूट से मुक्त करता है जो अक्सर एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम का कारण बनता है। मोगी कहते हैं कि जब हम अपनी इम्परफेक्शंस को स्वीकार करते हुए भी इम्प्रूवमेंट की दिशा में काम करते हैं तो हम एक्चुअली ज्यादा तेजी से और ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का सबसे मनोरम पहलू यह है कि यह केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रहता। लेखक ने प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन और निरंतर विकास, कंटिन्यूअस ग्रोथ के बीच एक हार्मोनियस बैलेंस बनाया जा सकता है। वे बताते हैं कि जापानीज गार्डनर्स अपने बगीचों को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि नेचुरल इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करते हुए उन्हें और भी खूबसूरत बनाते हैं। यही माइंडसेट जब हम अपने जीवन पर लागू करते हैं तो हम अपने आप से ज्यादा जेंटल होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं बजाय खुद को कोसने के, और एक हेल्दियर सेल्फ इमेज डेवलप करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ग्रोथ और एक्सेप्टेंस साथ साथ चल सकते हैं। आप अपने आज के वर्जन से प्यार कर सकते हैं और साथ ही कल के बेटर वर्जन की ओर बढ़ भी सकते हैं। यही है नागोमी का असली जादू। 9वां अध्याय, खान पान और नागोमी।
जब थाली बन जाए ध्यान का माध्यम। इस अध्याय में मोगी हमें जापानी रसोई की एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां हर निवाला एक कविता है और हर थाली एक कैनवस। जापानी भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक जीवंत कला और ध्यान का अभ्यास है, जहां चॉपस्टिक्स मेडिटेशन की मुद्रा बन जाती हैं और चाय का कप माइंडफुलनेस का पाठ पढ़ाता है। विभिन्न स्वादों का नाजुक संतुलन, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी, ये सिर्फ टेस्ट बड्स को खुश करने की कोशिश नहीं, बल्कि जीवन के विरोधाभासों में हार्मनी खोजने का दर्शन है। रंगों की छटा, लाल मूली की चमक, हरे वसाबी की तीक्ष्णता, सफेद चावल की सादगी, ये पैलेट नागोमी के उसी सिद्धांत को दर्शाता है जो विविधता में एकता देखता है। मौसमी सामग्री का उपयोग एक और गहरा संदेश छुपाए है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना, उसकी लय में चलना। वसंत की कोवल बैम्बू शूट्स हों या शरद की परिपक्व मशरूम्स, हर मौसम अपनी कहानी लाता है। भोजन की सुंदर प्रस्तुति, काइसेकी के नाम से जानी जाने वाली ये कला बताती है कि खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं, देखने, समझने और अनुभव करने के लिए भी है। लेखक बड़ी शिद्दत से समझाते हैं कि कैसे सचेतनता के साथ भोजन करना, हर निवाले को चबाना, हर स्वाद को परखना न केवल पाचन और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को एक नई ऊंचाई देता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि भोजन महज एक बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं, बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव है, जहां परिवार इकट्ठा होता है, रिश्ते गहराते हैं और आत्मा को पोषण मिलता है। 10वां अध्याय, सौंदर्य और अपूर्णता। जब दरारें बन जाएं सोने की लकीरें। यह अध्याय शायद पूरी किताब का सबसे मर्मस्पर्शी हिस्सा है, जो वाबी साबी की गहन अवधारणा को नागोमी से इस तरह जोड़ता है मानो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हों। ये अपूर्णता, क्षणभंगुरता और इनकम्प्लीटनेस में सुंदरता खोजने की वो जापानी कला है जो आधुनिक दुनिया की परफेक्शन की भागदौड़ में एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह आती है। मोगी बड़ी संवेदनशीलता से समझाते हैं कि जापानी संस्कृति में पूर्णता एक मिथ है, एक झूठा आदर्श, बल्कि प्राकृतिक अपूर्णताओं को न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, उनमें पोएट्री खोजी जाती है। किंसुगी की कला इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है, जहां टूटे हुए मिट्टी के बर्तन को सोने या चांदी से जोड़ा जाता है और वे दरारें छुपाई नहीं जाती, बल्कि हाईलाइट की जाती हैं, क्योंकि वे उस बर्तन की जर्नी है, उसकी कहानी है। एक पुराने झुके हुए बूढ़े पेड़ की गरिमा, जिसकी छाल पर समय की रेखाएं उकेरी हैं। एक हैंडमेड मिट्टी के कप की असमानता, जिसमें कारीगर की उंगलियों के निशान अभी भी महसूस होते हैं। ये सब जीवन की उस ऑथेंटिसिटी को दर्शाते हैं जो मास प्रोडक्शन की दुनिया में खो गई है। ये दृष्टिकोण हमें एक रेवोल्यूशनरी सबक सिखाता है कि हमारी खामियां, हमारे स्कार्स, हमारी इम्परफेक्शंस ही हमें यूनिक बनाती हैं, हमें इंसान बनाती हैं। जीवन की अपूर्णता ही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता है, क्योंकि परफेक्ट चीजें बेजान होती हैं, उनमें कोई कहानी नहीं होती। ये अध्याय हमें आईना दिखाता है। क्या हम अपनी और दूसरों की इम्परफेक्शंस को ग्रेस के साथ स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि चेरी ब्लॉसम्स की सुंदरता उनके क्षणभंगुर होने में ही है और जिंदगी की खूबसूरती भी उसके अस्थायी और अपूर्ण होने में ही छुपी है? 11वां अध्याय, समय के साथ सामंजस्य। जब घड़ी नहीं, दिल धड़कन तय करे। समय, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में घड़ी की टिक टिक गूंजने लगती है, डेडलाइंस का दबाव महसूस होने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ नाचा जा सकता है? इस अध्याय में लेखक समय की जापानी समझ की एक अनोखी परत खोलते हैं, जो हमारी पश्चिमी सोच से बिल्कुल अलग है। जहां पश्चिमी संस्कृति में समय को जीतने, प्रबंधित करने और टाइम इज मनी के नाले के साथ निचोड़ने की वस्तु माना जाता है, वहीं नागोमी हमें समय के साथ बहना सिखाता है, ठीक वैसे जैसे नदी की धारा के साथ बहती पत्ती, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी संघर्ष के। मोगी बड़ी खूबसूरती से बताते हैं कि कैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक नाजुक लेकिन मजबूत संतुलन बनाना ही असली कला है। अतीत से सीखना जरूरी है, लेकिन उसमें फंसे नहीं रहना। वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है, लेकिन भविष्य की उपेक्षा किए बिना। और भविष्य के लिए योजना बनाना समझदारी है, लेकिन आज की खुशियों का गला घोंटे बिना। ये तीनों समय आयाम एक साथ एक रिदम में चल सकते हैं, बिना किसी को दूसरे पर हावी होने दिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि समय के साथ धैर्य और सामंजस्य कैसे बनाए रखें, क्योंकि जीवन कोई रेस नहीं, बल्कि एक सुंदर जर्नी है जिसे महसूस करना जरूरी है। 12वां अध्याय, आधुनिक जीवन में नागोमी, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक समाधान।
स्मार्टफोन की नोटिफिकेशंस, एंडलेस ईमेल्स और सोशल मीडिया की भागदौड़ भरी दुनिया में क्या सदियों पुरानी जापानी फिलॉसफी काम आ सकती है? अंतिम अध्याय में मोगी इसी सवाल का जवाब देते हैं, और वो भी बड़े कन्विंसिंग तरीके से। वे बताते हैं कि प्रौद्योगिकी, शहरीकरण और वैश्वीकरण के इस डिजिटल युग में भी जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं, ये प्राचीन सिद्धांत न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और लाभकारी हैं। लेखक सिर्फ फिलॉसफिकल बातें नहीं करते बल्कि व्यावहारिक रणनीतियां प्रस्तुत करते हैं कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो स्ट्रेसफुल कार्यस्थल हो, कियोटिक घर हो या कॉम्प्लिकेटेड सामाजिक जीवन हो, नागोमी को अपना सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव, सरल अभ्यास और माइंडफुल चॉइसेस के जरिए हम अपनी जिंदगी में हार्मनी ला सकते हैं। यह अध्याय सिर्फ एक कंक्लूजन नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत का निमंत्रण है। आशा और प्रोत्साहन के साथ समाप्त होता है कि एक अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन न केवल संभव है बल्कि हमारी पहुंच में है। बस जरूरत है तो थोड़ा रुकने की, महसूस करने की और नागोमी को अपने दिल में जगह देने की। द वे ऑफ नागोमी केवल एक लाइफस्टाइल गाइड नहीं है बल्कि ये एक माइंड बेंडिंग फिलोसॉफिकल जर्नी है जो हमें जीवन को देखने का एक बिल्कुल नया और ताज़ा पर्सपेक्टिव देती है। केन मोगी ने इस किताब में बड़ी खूबसूरती से ये बात समझाई है कि सच्ची शांति किसी परफेक्ट दुनिया की तलाश में नहीं बल्कि जीवन की ऊंच नीच के बीच बैलेंस खोजने में है। अक्सर हम अपनी लाइफ में एक्सट्रीम एंड्स पर भागते हैं, या तो हम पूरी तरह काम में डूब जाते हैं या फिर एकदम आलसी हो जाते हैं। लेकिन नागोमी हमें सिखाता है कि असली जादू इन दोनों के बीच के स्वीट स्पॉट में छिपा है। जापानी संस्कृति सदियों से इस सिद्धांत को जी रही है, चाहे वो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का अनोखा मेल हो या अपनी पर्सनल इच्छाओं और समाज के प्रति कर्तव्यों के बीच का तालमेल। ये पुस्तक हमें एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात सिखाती है। विरोधाभासों यानी कॉन्ट्रडिक्शंस को खत्म करने के बजाय उन्हें गले लगाना सीखें। आज की ब्लैक एंड व्हाइट वाली दुनिया में जहां लोग अक्सर ईदर और की सोच में उलझे रहते हैं, नागोमी हमें पावर ऑफ एंड से परिचित कराता है। ये हमें बताता है कि आप एक ही समय में एम्बिशियस और कंटेंट हो सकते हैं। आप अंदर से स्ट्रांग और बाहर से जेंटल भी हो सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सामंजस्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार पा लिया और काम खत्म। ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए उसे बार बार ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही नागोमी के लिए भी निरंतर अवेयरनेस और एफर्ट की जरूरत होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी कोई सुलझाने वाली गुत्थी नहीं बल्कि जीने का एक सलीका है। अगर आप अपनी लाइफ की केओस को काम में बदलना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये केवल पन्नों पर लिखे शब्द नहीं है बल्कि एक सुकून भरी जिंदगी जीने का ब्लूप्रिंट है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।